प्रकृति सब कुछ देती है पर लालच सब कुछ छीन लेता है। ये बात आज बहुत मौजू लगती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष पर। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर और जटिल मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल। हाल की घटनाएं तो काफी चिंताजनक हैं और इनके पीछे के कारण समझना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर यह हम सबके लिए जानना जरूरी है। जी, हम आज डाउन टू अर्थ DTE में छपे एक लेख के आधार पर इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस लेख से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर समझें कि ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं, क्या बाघों के व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हाल की खबरें तो सच में परेशान करने वाली हैं। जैसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अभी 27 मई 2025 को एक ही दिन में 2 लोगों की जान चली गई बाघ के हमले में, संजीवनी माइकलवार और सुरेश सोपानकर। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, बहुत दुखद। और इस साल सिर्फ चंद्रपुर में ही अब तक 22 मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 22 मौतें सिर्फ एक जिले में? हाँ, और ये सिर्फ चंद्रपुर की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 5 मौतों की खबर है, उत्तराखंड में 9, राजस्थान के रणथंभौर में 3, जिनमें एक वन अधिकारी भी शामिल थे। अच्छा, रणथंभौर में भी? हाँ, और फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सब जगह से एक एक मौत की खबर है। मतलब पिछले 6 महीनों में ही कम से कम 43 लोग मारे गए हैं। 43? ये तो 2024 के पूरे साल के आंकड़ों के लगभग बराबर पहुंच गया। वही तो, ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि बाघ अब जानबूझकर इंसानों को निशाना बना रहे हैं? क्या वो सक्रिय रूप से शिकार कर रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है जो सबके मन में आ रहा है। देखो, सुरेश सोपानकर वाले मामले में बाघ ने शव को खाया भी था, ऐसी बात सामने आई थी। हाँ, लेकिन ना, आमतौर पे ऐसा तब होता है जब बाघ या तो बहुत बूढ़ा हो या घायल हो या फिर उसे अपना जो प्राकृतिक शिकार है जैसे हिरन, सांभर, वो मिल नहीं रहा हो। अच्छा। ज्यादातर विशेषज्ञ अभी भी यही मान रहे हैं कि हाल के जो हमले हैं वो ज्यादातर, आप कह सकती हैं, परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति जन्य जैसे पीलीभीत में जो हमले हुए वो जंगल के किनारे से बस 100-300 मीटर अंदर उन खेतों में हुए जहां लोगों ने हाल ही में गन्ना उगाना शुरू किया है। वो बाघ का इलाका है एक तरह से। तो मतलब ये आदतन नरभक्षी बनने वाली बात नहीं है जिसकी आशंका जताई जा रही है। देखो, विशेषज्ञों का साफ मानना है कि बाघों का आदतन नरभक्षी बनना, हैबिचुअल मैन ईटर बनना, ये बहुत ही दुर्लभ है, एक्सट्रीमली रेयर। अच्छा। आप सोचिए, करोड़ों लोग बाघों के इलाकों के आसपास रहते हैं। अगर बाघ सच में इंसानों को अपना नियमित शिकार बनाने लगते तो हर हफ्ते सैकड़ों मौतें होती। हाँ, बात तो सही है। एक अनुमान ये भी है कि जैसे तराई क्षेत्र में करीब 224 बाघ हैं। अगर वो सिर्फ इंसानों का ही शिकार करते तो उन्हें साल में 11,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती। 11,000? बाप रे। हाँ, जबकि असल में जो औसत मृत्यु है सालाना, वो 20 के आसपास है। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ये नरभक्षी वाली धारणा क्यों बन जाती है? एक जाने माने विशेषज्ञ हैं के उल्लास कारंथ, उनका कहना है कि ये मानव मांस का स्वाद लगने वाली बात नहीं है, बल्कि बाघ शायद इंसानों से डरना छोड़ रहे हैं। लॉस ऑफ फियर, इंसानों का डर खो देना। अच्छा, तो अगर वो आदतन नरभक्षी नहीं बन रहे हैं तो फिर ये जो हमले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, गहरे कारण? हाँ, कई कारण हैं। एक तो उनके व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है, बिहेवियरल चेंज। व्यवहार में बदलाव कैसे? रणथंभौर का एक उदाहरण है। वहाँ एक बाघिन थी, एरोहेड या T84। वो बीमार थी, शिकार नहीं कर पा रही थी, तो उसके शावकों को वन कर्मचारियों ने जिंदा शिकार ला कर दिया, जंगली सुअर वगैरह पकड़कर उनके सामने छोड़ दिया। अरे, ऐसा क्यों किया? शावकों को बचाने के लिए शायद। लेकिन इससे हुआ क्या कि शायद उन शावकों ने इंसानों को भोजन से जोड़ लिया, एसोसिएशन बन गया और उनका इंसानों से डर कम हो गया। अच्छा। और ये संरक्षण का जो एक सिद्धांत है, न्यूनतम हस्तक्षेप यानी मिनिमल इंटरवेंशन, उसके खिलाफ है, क्योंकि आप जानवर के प्राकृतिक व्यवहार को बदल रहे हैं। हाँ, ये तो गड़बड़ है। और बाद में उन्हीं शावकों द्वारा हमले की घटनाएं भी हुई। फिर युवा शावक वैसे भी जिज्ञासु होते हैं, या कोई बाघिन अपने बच्चों की रक्षा में हमला कर सकती है, ये सब भी होता है। यानी अनजाने में ही सही हमारे कुछ कदम भी शायद इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। ये तो
ये तो बड़ी चिंता की बात है। और क्या वजह हो सकती है? एक और बड़ी वजह है बाघों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव, मतलब दायरों का टकराव। दायरे का टकराव मतलब? देखो, एक स्टडी बताती है भारत में बाघों का लगभग 45% इलाका, मतलब उनका जो क्षेत्र है, वो अब करीब 6 करोड़ लोगों के साथ साझा है। शेयर्ड स्पेस। 45%? हाँ। 6 करोड़ लोग? हाँ, और पिछले 20 सालों में बाघों का दायरा भी करीब 30% बढ़ गया है। जंगल के पास गांव बढ़ रहे हैं, बस्तियां बढ़ रही हैं, लोग खेती के लिए, मवेशी चराने के लिए जंगल के अंदर या बाग गलियारों में जा रहे हैं। तो इससे बाघ इंसानों को देखने के आदी हो रहे हैं। बिल्कुल, वो इंसानों के आदी हो रहे हैं और उनका डर कम हो रहा है। हैबिचुएशन कहते हैं इसे। हाँ, और ये भी एक अजीब सी स्थिति भी बन रही है कि बाघों को बचाने में जो हमारी सफलता है, वही अब इस बढ़ते संघर्ष का एक बड़ा कारण बन गई है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक कंजर्वेशन पैराडॉक्स है। हमने संरक्षण के प्रयास किए, बाघों की संख्या बढ़ी, ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इससे हुआ क्या कि अभयारण्यों के अंदर बाघों का घनत्व बहुत बढ़ गया है। डेंसिटी कितना बढ़ गया है? कुछ जगहों पर तो 10-15 बाघ प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गए, जबकि औसत 8 के आसपास ठीक माना जाता है। तो इस भीड़-भाड़ की वजह से बाघ, खासकर युवा बाघ, अपने लिए नया इलाका ढूंढने सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर इंसानी बस्तियां हैं? हाँ, चंद्रपुर इसका सबसे सटीक उदाहरण है। 2006 में वहां मुश्किल से 30-40 बाघ थे। आज अंदाजा है कि 250 के करीब है। क्या बात कर रही, 30-40 से 250? जी हाँ, तो ये जो भीड़-भाड़ है, साथ में उनके रहने की जगह यानी आवास का नुकसान हो रहा है और इंसानी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये सब मिलकर बाघों के व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं और हमलों का कारण बन रहे हैं। चंद्रपुर में तो दशकों बाद हाथी भी दिखने लगे हैं। ये भी दिखाता है कि वहां की पूरी पारिस्थितिकी में बड़े बदलाव आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल रही है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब आगे का रास्ता क्या हो, समाधान क्या हो सकता है? देखो, विशेषज्ञ अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें सामुदायिक आधारित संरक्षण पर फोकस करना होगा। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। सामुदायिक आधारित मतलब स्थानीय लोग? हाँ, जो लोग बाघों के साथ रहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें संरक्षण का भागीदार बनाना होगा। और कैसे? सबसे अहम है वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। उसको सही मायने में लागू किया जाए। FRA 2006, उसका क्या रोल है इसमें? ये कानून स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। अगर ये ठीक से लागू हो तो इन समुदायों को संरक्षण में भागीदार बनने का हक और ताकत मिलती है। अच्छा, तो वो क्या कर सकते हैं? वो बाघों की आवाजाही पर नजर रख सकते हैं, लोगों को समय पर चेतावनी देने के सिस्टम बना सकते हैं, वन विभाग के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। ये वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या इसे जमीन पर उतारना आसान है? मतलब संसाधन कहाँ से आएंगे, स्थानीय राजनीति, ये सब दिक्कतें नहीं होंगी? हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। संसाधनों की कमी भी है, आपसी मुद्दे भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता दिख भी नहीं रहा है। मतलब यही सबसे व्यावहारिक तरीका है? लगता तो यही है। अगर स्थानीय लोगों को लगेगा कि संरक्षण से उनका भी भला है, अगर उनके अधिकारों का सम्मान होगा, तभी वो दिल से जुड़ेंगे। वरना ये सह अस्तित्व, जिसे हम कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमें तेजी से काम करना होगा। तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि ये जो बढ़ता मानव बाघ संघर्ष है, ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है, बहुत जटिल है। हाँ, बिल्कुल। बाघों की बढ़ती आबादी, उनका सिकुड़ता हुआ घर यानी जंगल, इंसानी बस्तियों का फैलाव और खुद बाघों के व्यवहार में बदलाव, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। और जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसमें कई परतें हैं सोचने को। जैसे हमारी संरक्षण नीतियां कितनी असरदार हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, वन अधिकार कानून का क्या महत्व है, और सबसे जरूरी, स्थायी समाधान के लिए समुदाय की भागीदारी कितनी अहम है। इन सब का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। कि क्या हमारे जो मौजूदा संरक्षण के मॉडल हैं, जो तरीके हैं, वो बढ़ती इंसानी आबादी और बदलते पर्यावरण के इस भारी दबाव को झेलने के लिए काफ़ी हैं? या फिर हमें बाघों और इंसानों के साथ रहने के लिए, मतलब सह अस्तित्व के लिए, अपनी पूरी सोच को ही बदलने की ज़रूरत है? शायद एक नए नज़रिए की ज़रूरत है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। तो इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है?
आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।